नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट द्वितीय के तृतीय पेपर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात पेपर तृतीय के अंतर्गत प्लांट एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट एनाटॉमी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एना और टेमिनिन, जिसका मतलब होता है अप और टू कट। इसको परिभाषित किया गया है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की यानी कि प्लांट्स की आंतरिक संरचना और उसके ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसे प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। यदि हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो बॉटनिस्ट एन ग्रू को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। इंडियन फादर की यदि हम बात करें तो के चौधरी को इंडियन फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। प्लांट एनाटॉमी को दोस्तों आंतरिक आकार की यानी कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्लांट्स की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों के अंगों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक विज्ञान कहते हैं। टिश्यू ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसका ओरिजिन, उत्पत्ति, आकृति, स्ट्रक्चर, कार्य, फंक्शन और डेवलपमेंट एक समान होता है, उन सभी कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से ऊतक कहा जाता है। ऊतक शब्द सर्वप्रथम एन ग्रू के द्वारा ही दिया गया था। लगभग सभी प्रकार के ऊतकों में, जितने भी प्रकार के ऊतक होते हैं, उन सभी प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनमें पैरेन्काइमा के रूप में शीर्षस्थ कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऊतकों में सभी कोशिकाएं एक जैसी हो सकती हैं या फिर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इसी आधार पर कार्ल नागेली साइंटिस्ट के द्वारा सभी ऊतकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अर्थात दो समूह में विभक्त किया गया है। पहला है द्विज्योतकी ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक और परमानेंट ऊतक। तो दोस्तों, कार्ल नागेली के द्वारा इन सभी ऊतकों को दो समूह में डिवाइड किया गया है। डेवलपमेंट के आधार पर ये जो कार्ल नागेली के द्वारा सभी ऊतकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वह है डेवलपमेंट के आधार पर विभाजित किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। यदि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के निम्न प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला लक्षण आता है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक प्रकार का अविभेदित ऊतक होता है, अर्थात यह ऊतक पूर्ण रूपेण विभेदित ऊतक नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं की यदि हम बात करें तो उनका सेल साइकिल चलता हुआ होता है, अर्थात इसमें विभाजन की क्षमता जो है हमेशा पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में केवल और केवल प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि लचीली होती है, पतली होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है द्वितीय कोशिका भित्ति इनमें अनुपस्थित होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं।
कोशिका द्रव्य की बात करें तो काफ़ी डेंस होता है, सघन होता है और रिक्तकाएँ इन सभी में अनुपस्थित होती है या तो, और या फिर यदि प्रेजेंट भी होती है तो बहुत छोटी पाई जाती है और इनका जो केंद्रक होता है कोशिकाओं का वो काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है कि इन कोशिकाओं के अंतर्गत जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, यानी कि सुविकसित सेल ऑर्गेनेल्स इन कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं और ये सभी कोशिकाएं मेटाबॉलिकली यानी कि उपापचयी रूप से तीव्र होती है, अधिक एक्टिव होती है मेटाबॉलिकली रूप से। संग्रहित भोजन का इन कोशिकाओं में अभाव होता है क्योंकि ये कोशिकाएं मेटाबॉलिकली अधिक एक्टिव होती है, इसलिए स्टोरेज फूड इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इन कोशिकाओं के अंतर्गत प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं और यदि पाए भी जाते हैं तो प्रोप्लास्टिड पाए जाते हैं, प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। विभज्योत की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आंतरिक संरचनाएं होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। इन कोशिकाओं के अंतर्गत इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस विभज्योतक की ऊत की जो कोशिकाएं होती है वे सभी एक दूसरे के पास पास सटी हुई पाई जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेरिस्टेमेटिक ऊतक का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन दोनों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, विभज्योत की ऊतक के बारे में। मेरिस्टोस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है डिवाइडेड। पादप अक्ष, स्तंभ और मूल को सम्मिलित रूप से वैसे पादप अक्ष कहा जाता है और इसकी शाखाओं के शीर्षों पर यानी कि मूल के शीर्ष पर और स्तंभ के शीर्ष पर अविभेदित और डिविजिबल यानी कि विभाजन की क्षमता रखने वाला ऊतक प्रेजेंट होता है, अर्थात अविभेदित और विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं के समूह उपस्थित होते हैं और इन्हीं कोशिकाओं के समूह को विभज्योत की ऊतक कहते हैं। तो दोस्तों विभज्योत की ऊतक जो है मेनली स्तंभ के शीर्ष भाग, मूल के शीर्ष भाग पर प्रेजेंट होते हैं और वो सभी रीजन्स, वो सभी क्षेत्र जहाँ पर विभज्योत की ऊतक उपस्थित होता है उसे मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है, अर्थात पादपों में विभज्योत की ऊतकों युक्त क्षेत्रों को विभज्योतक अर्थात ग्रोइंग पॉइंट्स कहा जाता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन्स को ग्रोइंग पॉइंट्स भी कहा जाता है। विभाजन प्लस ऊतक से मिलकर बनता है विभज्योतक। विभज्योत की ऊतकों का प्राथमिक लक्षण होता है उसकी कोशिकाओं का विभाजनशील होना, तो ये इसका प्रमुख लक्षण होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्ल नागेली के द्वारा प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है मेरिस्टेमेटिक ऊतक और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। दोनों में यहाँ पर अंतर भी दिखाया गया है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं जिनकी की सेल साइकिल रनिंग होती है, अर्थात मेरिस्टेमेटिक ऊतक की जो सेल्स होती है वो विभाजनशील होती है और अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, जबकि परमानेंट ऊतक में जो सेल्स होती है उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है और इस ऊतक की यानी कि परमानेंट ऊतक की जो सेल साइकिल होती है वह G1 अवस्था में रोकी हुई होती है और ये विशिष्ट कार्य को करने के लिए विभेदित होती है।
दोस्तों यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं होती है, या हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो विशेषताएं होती है उसे यहाँ पर सारांश में दिखाया गया है कि इनमें जो सेल होती है वो स्मॉल साइज़ की होती है, यानी कि कोशिका स्मॉल साइज़ की होती है। जो केंद्रक होता है वह बड़ा होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है सघन और डेंस होता है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। प्लास्टिड एब्सेंट होता है, प्रोप्लास्टिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल पतली होती है क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है यहाँ पर जो है एब्सेंट होती है। और जो दो सेल्स होती है उनके मध्य में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वह एब्सेंट होता है, और मेटाबॉलिकली जो अधिक एक्टिव होती है। ओरिजिन के आधार पर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आरंभ में ही पौधों में प्रेजेंट होता है, अर्थात इसका निर्माण भ्रूणावस्था में होता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह टिश्यू जो बाद में बनता है, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। परमानेंट टिश्यू की जो उत्पत्ति होती है वह इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है। परमानेंट टिश्यू से, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण होना डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम की क्रियाशीलता से ही सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न होती है, यानी कि पेड़ पौधों के अंतर्गत जो द्वितीयक वृद्धि होती है वह सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्रियाशीलता के कारण ही होती है। डी डिफरेंशिएशन के आधार पर यदि हम देखें तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है तीन प्रकार की होती है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लैटरल, तीन कैटेगरी डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स, जिसमें रूट अपेक्स की यदि हम बात करें तो रूट कैप के द्वारा सुरक्षित रहती है, जबकि जो शूट अपेक्स होता है इसमें जो मेरिस्टेम होता है वह लीफ प्राइमोर्डिया के द्वारा सुरक्षित रहता है। एपिकल मेरिस्टेम की क्रियाशीलता से ही प्लांट की जो लंबाई होती है उसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। और भ्रूणावस्था में बनने वाला जो प्रथम ऊतक होता है वह प्रोमेरिस्टेम कहलाता है। प्रोमेरिस्टेम के डिवीजन से ही यू मेरिस्टेम का निर्माण होता है। हेवरलैंड्स के अनुसार जो यू मेरिस्टेम होता है उसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है: प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, जिसमें प्रोटोडर्म के द्वारा आउटर मोस्ट लेयर का निर्माण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी क्रियाशीलता के द्वारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। प्रोकैम्बियम के द्वारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है, और ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। एल्गी और फंजाई की यदि हम बात करें तो इनमें एपिकल मेरिस्टेम नहीं होता है, क्योंकि इनमें डिफ्यूज्ड प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। एनिमल की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी डिफ्यूज ग्रोथ उपस्थित होती है। ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स में एपिकल मेरिस्टेम सिंगल सेल्स का बना होता है, जिसे एपिकल सेल कहा जाता है, और यह एपिकल सेल पिरामिड की आकृति की होती है, और ये दो लैटरल साइड में विभाजनशील होती है। फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो उनमें एपिकल मेरिस्टेम अनेक कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनी हुई होती है। एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत, अनेक थ्योरियाँ दी गई है, जिनमें एपिकल सेल थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी है, डर्मेटोजन थ्योरी है, पेरिबलम। तो इस प्रकार से ये अनेक सिद्धांत जो है दिए गए हैं।